हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने वेव ऑप्टिक्स के बारे में देखा था, वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन करा था। जिन्होंने भी नहीं देखा वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है एंड बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। ठीक है, जे एडवांस में मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स से, सोच रहे हो। तो इसमें पूरा अपन बेसिक से लेके हाई लेवल सब देखने वाले हैं। ठीक है, मैं पूरी तरीके से बताने का ट्राई करूंगा। स्टार्ट कर वीडियो को। तो सबसे पहला चीज अपने पास फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली क्या बोलता है कि जो लाइट होता है ना वो एनर्जी पैकेट से बना होता है एंड उस एनर्जी पैकेट्स को अपन फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, तो वो फोटोन जो होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, एंड जो एनर्जी होता है वो होता है मोमेंटम इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वाला चीज जो फोटोन का एनर्जी होता है। ठीक है, सही है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक प्लैंक कौन? मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक जो जर्मन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या फिजिसिस्ट बोल लो उनको, तो उन्होंने ऐसा बोला था इज इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू न्यू क्या होता है? यहाँ पे न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लेमडा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक इज इक्वल टू एच न्यू, तो जब अपन न्यू को रिप्लेस करेंगे सी अपॉन लेमडा से तो पी क्या आ जाएगा? एच अपॉन लेमडा। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यार ये बॉक्स क्यों नहीं बनती मेरे से? जो भी हो। ठीक है, तो ये पी इक्वल टू एच लेमडा याद रख लेना, आगे जाके काम आएगा। तो अगला चीज अपने पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी स्टिल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, नॉर्मल जो फॉर्मूले जो रहते हैं ना फिजिक्स में वो सारी चीजें सेम रहती है, बस चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर अलग हो जाएगा, एरिया तो हर जगह सेम ही रहता है बट पावर वगैरह अलग हो जाएगा तो फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। बट जो बेसिक चीज है ना इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, यहाँ पे दे रखा, तो वो सेम ही रहेगा। तो देखते आगे देखते अपन मान लेते हैं कोई सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। ठीक है, एंड यहाँ से इन फोटोन पास कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल फोटोन क्रॉस्ड इन डी टी टाइम कितना हो जाएगा? एन इंटू ए। पर यूनिट अगर एन फोटोन पास कर रहे हैं तो टोटल एरिया में कितना पास करेंगे? एन ए। एंड टोटल टाइम में डी टी टाइम में एन ए डी टी। ठीक है, तो पावर क्या होता है? पावर होता है डी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी पावर होता है वो। तो D क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि एनर्जी था एच सी अपॉन लेमडा इंटू एन ए डी टी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस्ड इन डी टी टाइम्स, क्योंकि एक ये तो एक फोटोन के लिए है ना, और डी टी टाइम में जितने फोटोन क्रॉस किए उसके लिए ये हो जाएगा। ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं होती बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर एक बार ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा एंड उसके बाद की चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो यही है इंटेंसिटी का। फिर लास्ट में फॉर्मूला अपने पास ये निकल गया था एन एस सी अपॉन लेमडा। तो तुम देख सकते हो कि ये तो एक का एनर्जी ही था एस सी अपॉन लेमडा, उसको बस एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया बट इसमें एन का थोड़ा वैल्यू एन का मीनिंग अलग है। ठीक है, वहाँ पे एन का बस नंबर होता है, यहाँ पे एन का मीनिंग है नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो एन का मीनिंग में डिफरेंस है थोड़ा, तो ये देख लेना। तो नेक्स्ट है अपने पास फोटोन फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स बहुत लोगों को पता होगा, वही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, फोटोन फ्लक्स क्या होगा? सेम वही चीज़, नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एंड यही था पावर में, यही फॉर्मूला यही एन था अपन जो यूज किया इंटेंसिटी और पावर में। तो फोटोन डेंसिटी क्या होता है? अगेन वही सेम चीज़, डेंसिटी तो वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 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 अच्छे से देखना तुम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड बाय सरफेस पर सेकंड। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे पी। ठीक है, ये हम मान लो पॉइंट है एंड ये एक पूरा एरिया है एंड यहाँ से ये सोर्स ऐसे ऐसे इस साइड कोई सा भी रैंडम डायरेक्शन में हर जगह यहाँ से फोटोन जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो एरिया है तो ये एरिया कितना रिसीव करेगा पर सेकेंड फोटोन। तो इसके लिए अपन क्या कुछ कर सकते, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें
या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। एंड मान लो ये पैरेलली आता है एंड यूनिफॉर्मली आता तो अपन निकाल भी सकते थे, ठीक है, नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह से। बट यहाँ पे देख रहे हो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, अरे यार, लाइक ऐसे कहीं भी किधर भी जा रहा है, समझ रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। तो यही एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से अपन को कुछ अलग करना होगा, ठीक है। मैं इन सबको मिटा देता हूँ पहले तो कैसा होता है कि टोटल इमिटेड फोटोन्स पर सेकंड क्या है, एन, क्योंकि पॉइंट सोर्स से निकल रहा है ना, तो उसके लिए तो कोई डिफरेंस है नहीं। पी अपन पहले निकाल चुके हैं, एन एच सी अपन लेमडा, लाइक अगर फोटोन एमिट हो रहा है एन तो पर सेकंड। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सॉलिड एंगल का, ठीक है। सॉलिड एंगल का नाम बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत लोगों को आती नहीं होंगे, मैं ये बता सकता हूँ, बहुत कम लोगों को आती होंगी ये सॉलिड एंगल तो, क्योंकि मेरे को भी नहीं आती थी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक, लाइक मैंने 12th में सीखा था ये। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जस्ट ये फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। एंड थीटा तुम यहाँ पे देख सकते हो क्या है, इसके लिए ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे अपन ये लगाते हैं, लाइक थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन का यूज आता है इसमें भी। 4 पाई एंगल से अगर मान लो लाइक 4 पाई एंगल में एन जा रहा, लाइक एन नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं, तो 1 यूनिट एंगल में कितने निकलेंगे, एन अपॉन 4 पाई निकलेंगे ना। तो जो टोटल एंगल था 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा, सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंटू एन अपॉन 4 पाई कर दिया इन्होंने, क्योंकि एक यूनिट एंगल से एन अपॉन 4 पाई निकल रहे थे, तो टोटल लाइक 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा एंगल से कितने निकलेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई। एंड पी का वैल्यू अपन आया था एच एस सी अपन लेमडा, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे पी लेमडा अपन एच सी, एंड यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते तुम ये देख सकते हो, बाकी का कोई उतना इशू नहीं होता। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, जब फोटोन किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उस पर फोर्स भी लगाता है और प्रेशर भी लगाता है, ठीक है, उस सरफेस पे, तो उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। ऑब्वियसली अगर फोर्स लगेगा तो प्रेशर लगेगा ही, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो अपन केस 1 लेते हैं, जब सरफेस कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, कम सरफेस कैसा हो रहा है कि फोटोन आ रहे हैं टकरा के वापस चले जा रहे हैं, तो मान लो आधे टाइम उनका मोमेंटम एच अपॉन लेमडा रहा, एंड ज़्यादा टाइम भी एच अपॉन लेमडा रहेगा, ऑब्वियसली क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उनका डेल्टा लेमडा क्या हो जाएगा, 2h अपॉन लेमडा। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 2h अपॉन लेमडा एन ए, ठीक है। ये कैसे निकला तुम लोग एक बार देख लेना, बट ये इजी है। तो अपने पास नेक्स्ट आता है, लाइक ये तो केस 1 था, नेक्स्ट है केस 2, और वही केस 1 का प्रेशर वगैरह भी यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ, वो भी देख सकते हो, इजी होता है, ये तो उतना बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए, बहुत को पता भी होगा। तो अपन सिमेट्री से ये भी देख सकते हैं, लाइक कंप्लीटली जब एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो एक बार ही आया एच अपॉन लेमडा, उसका लाइक चेंज इन मोमेंटम होगा एच अपॉन लेमडा, एंड फिर एब्जॉर्ब कर लिया तो लास्ट फाइनल मोमेंटम 0। तो प्रेशर उस इसमें कितना है, इस केस में कितना आएगा, आई अपॉन सी, फर्स्ट केस में 2i अपॉन सी था, एंड थर्ड केस में पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो जिसमें लाइक रिफ्लेक्शन पार्शियली हो, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ चीज़ें पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसमें एक कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइक कितनी चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई, कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से प्रेशर कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत लाइक एक्सट्रीम केस होता है, ये पूछते नहीं ज़्यादा। तो अपन आगे चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो नाम तो लाइक बहुतों ने सुन रखा होगा। तो नेक्स्ट है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जब भी कोई सा भी लाइट रेज, मान लो कोई सा भी लाइट रेज एक मेटल सरफेस पे गिराया जाता है, ठीक है, तो कैसा होता है ना, सीन कैसा होता है, लाइक कभी कभी वहाँ से लाइक मेटल से अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाते हैं, कभी नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है ना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, कि उस फ्रीक्वेंसी से लाइक ज़्यादा, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट रेज अगर तुम उस मेटल सरफेस पे गिराओगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एंड इसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चीज आता है अपना वर्क फंक्शन, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नॉन एज वर्क फंक्शन। तो जो लाइक सबसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से निकालने के लिए, ठीक है। मान लो उस पर मैंने कोई सा भी लाइट रेज लाइक उस पर इंसिडेंट करा कुछ कोई से मेटल सरफेस पे, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कुछ एनर्जी लेगा, कुछ एनर्जी गेन करेगा, अपने ऑर्बिटल से बाहर निकलने के लिए, फिर उसके बाद कुछ एनर्जी बाकी रहेगा,
वो बाहर निकल के अपना लाइक वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेगा, लाइक काइनेटिक एनर्जी वगैरह में। तो ये सीन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइक ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे पी टेक्स प्लेस, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इससे अगर लाइक नीचे का तुम फ्रीक्वेंसी लोगे तो उससे नीचे कुछ नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही और इसको अपन न्यू नोट से डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो ये तो सभी जानते होंगे। एंड ये कुछ ऐसा सेटअप होता है इसका, ठीक है। ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप होता है। यहाँ से लाइट रेज आती हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ पे मेटल होता है। मेटल के लाइक इस पे टकराती है सरफेस पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे अपन कुछ लाइक ये दे सकते हैं, पोटेंशियल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो लाइक निकलता है, इजेक्ट होता है, वो एनोड पे पहुंचता है। तो उसके लाइक इलेक्ट्रॉन का फ्लो से करंट जनरेट होता है ना, तो उस सर्किट में करंट जनरेट होता है और उसी करंट को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन था वो क्या बोलता है, लाइक एच न्यू माइनस फाई इजक्वल टू के मैक्स। तो इसमें फाई क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन में बताया तो तुम लोगों को क्या होता था, यहाँ पे देखो वर्क फंक्शन, यही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लाइक रिक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रॉन टू उस सरफेस से निकलने के लिए, ठीक है। तो मान लो तुमने एच न्यू का लाइट लाइक न्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट उस पर इंसिडेंट करा, ठीक है। तो वो एच न्यू लाइक मिनिमम मिनिमम जो पोटेंशियल चाहिए रहेगा वो तो ले लेगा, ठीक है। एंड वो निकल गया। उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। उसको जैसा मैं बताया था काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है वो, ठीक है। एंड उसी को बोलते हैं अपन के मैक्स, एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स। तो सेम यही सीन था, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास इफेक्ट ऑन पी करंट, ठीक है। पी करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास एक टर्म आता है अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल क्या होता है मैं ये बताता हूँ। अप्लाइड पोटेंशियल ये होता है लाइक इसको अपन ये भी बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, लाइक जो एक तो एब्जॉर्ब करेगा एंड उसके बाद उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसको लाइक नलीफाई करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए जो अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो वो सिंपल सा चीज़ है। एंड ये देख भी सकते हो, एक ग्राफ आता है अपने सामने, इसमें ये तुम देख रहोगे आई एस, तो सोच रहे हो ये क्या है, तो ये होता है सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट वो करंट होता है ना, उस लाइक तुम कितना भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह तुम कितना भी पोटेंशियल अप्लाई कर लो, वो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो होता है सेचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये भी एक है। बाकी लाइक नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, एच न्यू माइनस वो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था, एच न्यू माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स, और के मैक्स को अपन ये ई वी पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने पास इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, आई एच एन एच न्यू, न्यू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूला है यहाँ पे भी। एंड ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना तुम। ये क्या बोल रहा है, लाइक ये इधर से इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, लाइक रिलेट करके कि क्या हो रहा है। एंड फिगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एन क्या होता है, लाइक नंबर ऑफ फोटोन्स रिलीज, लाइक जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड वो होता है एन। एन ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल से निकल रहे हैं, समझ रहे हो। तो दोनों प्रोपोर्शनली होते हैं इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है मेटल से निकलने का वो भी बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे देख सकते हो। एंड वो अगर इंक्रीज होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्वियसली सैचुरेशन करंट होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज़्यादा करंट भी तो बढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है करंट। तो एज आई इंक्रीजेस सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई जैसे बढ़ेगा, आई यहाँ पे करंट नहीं है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट अपने आप बढ़ेगा, इवन इफ जब स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। देन आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का भी तुम देख सकते हो, लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर तुम बढ़ा भी दो, सैचुरेशन करंट सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं। तो नेक्स्ट है अपने पास क्वांटम इफिशिएंसी, जो कि कहीं नहीं पूछा जाता, तो इसका भी बात अपन नहीं करेंगे। लाइक ये फॉर्मूला वगैरह देख सकते हो, बाकी बाकी कहीं नहीं आता क्वांटम इफिशिएंसी। तो नेक्स्ट है अपने पास बोर का क्वांटाइजेशन रूल। बोर का ये कहना था, लाइक जो
ये मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो होता है इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा रिलेशन है, तुम इसको याद कर सकते हो, एम बी आर इक्वल टू एन एच ऑफ टू पाई। ये काफ़ी काम आता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इसका यूज आता किधर है। अपने को तो यूज नहीं करना, अपने को डायरेक्ट फार्मूला वगैरह याद करनी है, बट वो फार्मूला किधर से आता है, वो इधर से आता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो नेक्स्ट है अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही यहीं से मेन पार्ट स्टार्ट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है एंड यहाँ पर भी। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल कैसा है ना, कि इसमें अपन मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये सिर्फ वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन Ag प्लस Li2 प्लस Bh3 प्लस, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बोर्स के कुछ पोस्टुलेट थे, दो कि बोर का जो थ्योरी था वो बाद में गलत साबित हुआ था, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, लाइक अब अपन अभी जहाँ पहुँचे हैं उसमें बोर्स थ्योरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, तो इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है लाइक एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये लाइक फिजिक्स में बहुत बार पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने। तो सेम है, उसको फोर्स को अपन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिख दिए, ये क्यू वन हो गया, क्यू टू हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो ये नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। एंड ये एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू बाई क्वांटिजाइजेशन था वो जो बोर्ड्स का, तो ये नॉर्मल, ये भी लाइक ईजी है। एंड जो था वो लाइक ये इंपॉर्टेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल रेडियस में रोटेट करता है, ठीक है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स होता है, एंड जो इस ये सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो वो कैसा होता है ना, कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो सकता है, सेम लाइक जितना एनर्जी नीड होगा उतना लेके, या फिर जितना एनर्जी का लाइक लूज करना होगा उतना लूज करके, ठीक है। वो कहीं बीच में नहीं रह सकता, वो या तो इस एनर्जी लेवल में रहेगा या फिर इस एनर्जी लेवल में रहेगा, बीच का कोई स्पेस में नहीं रहता, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, एंड उतना उसको अगर एनर्जी मिल गया, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो यही दोनों फार्मूला का यूज करके सारा फार्मूला निकलता है, लाइक वेलोसिटी का, रेडियस का, एनर्जी का। तो सब चीज़ सेम ही होता है। एंड लाइक ये सारी चीज़ें तो सबको पता होंगी ना, वेलोसिटी क्या होता है एंड रेडियस क्या होता है, बस इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता, ये याद कर लो कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है एंड वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यही होता है बस। एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, एंड टी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2πr/v। 2πr क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, एंड v क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। तो v अपॉन जो r हुआ उसके प्रोपोर्शनल होगा, तो v अपॉन r यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ठीक है। एंड उस लाइक उसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत है नहीं ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, लाइक टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल सकते हैं, लाइक 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन ये स्क्वायर आता है, एन स्क्वायर आता है। ये कहाँ से निकला, हाफ एम बी स्क्वायर से, हाफ एम बी स्क्वायर से, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बस सिर्फ इतना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपन आर, ठीक है। ये भी अपन जानते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हो तो उसको पता होगा। एंड फिर यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपने पास एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स कितना होता है ना, कितना बार तुम लाइक इसको अगर याद कर लोगे एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इसमें याद क्या करना होता है, बस ये याद कर लो कि फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसका लाइक टोटल एनर्जी इतना होता है, एंड सेकंड एनर्जी लेवल का इतना होता है। बस ये याद करना, लाइक 13.6, 3.4, 1.51, 1.85, यहाँ तक 4 एनर्जी लेवल्स को याद कर लो, बाकी का ईजी है। तो लाइक डिफरेंस ज़्यादा मैटर करता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10.2 का आता है, ठीक है। तो अगर अगर अपन इसको 10.2 एनर्जी दे दिए तो ये ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड पे, ठीक है। बट अगर इसको 8 दिए या फिर समथिंग समथिंग कुछ भी दिए तो ये जाएगा ही नहीं, अपना ऑर्बिट छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी ना उसको सेकंड ऑर्बिट में, लाइक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट है अपने पास डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, ठीक है। तो यही लाइक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, ये 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 फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि लाइक इस लेवल पे था, इस एनर्जी लेवल पे था, एंड इस एनर्जी लेवल पे आया, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है, ये तुमसे पूछ लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक पूछा जाता है। एंड उसमें इस फॉर्मूले के भी आता है, लाइक इसको अपन बोलते हैं वेव नंबर 1/λ इसको ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट लाइक प्रीवियस पीडीएफ में था, मैं दिखाता हूँ,
ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देख लेना तुम लोग एक बार, लाइक याद कर लेना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कैसा होता है ना कि मान लो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, लाइक बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, तो कोई सा भी हायर एनर्जी लेवल से कोई सा भी लोअर एनर्जी लेवल तक अगर आएगा फोटोन, तो वो लाइक जो चेंज इन एनर्जी हुआ उतना एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। बट जब भी लाइक वो ऊपर से आ रहा होगा, हायर एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल तक आ रहा होगा, तो बहुत सारे मेथड से आ सकता है ना। मान लो यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, लाइक या फिर सीधे आ गया, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ आया एंड यहाँ से यहाँ आ गया। मैं ये लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम ऐसे नहीं समझना कि हवा में क्या कुछ भी यहाँ कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऐसे है वो, ठीक है। तो कैसा होता है ना कि एक इमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वेवलेंथ्स आती हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कितने सारे वेवलेंथ्स आती हैं वो NC2 कर देना होता है। तो जो ये बहुत सारी जो सीरीज होती है उसमें फर्स्ट सीरीज आता है अपने पास लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में कैसा होता है ना कि कोई सा भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आता है, लाइक n=1 पे आता है, ठीक है। तो जैसे 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, तो ये लाइमन सीरीज में अपन n=1 पे लाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एंड जो सेकंड अपने पास वो होता है बार्मर सीरीज, ठीक है, इसको बार्मर सीरीज बोलते हैं। बार्मर सीरीज में कैसा होता है n=2 पे आता है, लाइक n=3 से 2 पे आया, 4 से 2 पे आया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे होता है पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्न, हम्फ्री, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उतना लाइक टेंशन नहीं लेना इस चीज़ के लिए। तो ये मैंने बोला था नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ सैंपल कितनी हो सकती है, NC2 हो सकती है, ठीक है। एंड इसको जो मैंने वो फिगर बनाया था ना, लाइक ये देखो n=5 से मान लो 1 पे आना है, तो एक तो मान लो ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आया, या फिर लाइक ऐसे आया एंड फिर ऐसे आ गया, ठीक है। ये मान लो एक तरीका हुआ, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ही आ गया, ये भी एक तरीका हुआ। या फिर डायरेक्ट 2 पे आया एंड 2 से फिर 1 पे आया, ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ। लाइक बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे मेथड्स होते हैं लाइक NC2। n क्या है इसमें, लाइक जहाँ से आ रहा है, n=5 पे n=4 1 पे आ रहा है ना, n=5 हुआ, लाइक वो जितने लाइंस क्रॉस करेगा उतने, क्योंकि अगर n=5 से n=3 पे आ रहा है तो टोटल 3 हुए ना, तो 3C2 होगा, ठीक है। वहाँ पे 5C2 नहीं होगा, वहाँ पे 3C2 होगा। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक अगर इसको जहाँ से आ रहा है उसको n2 मानना है एंड जहाँ पे जा रहा है उसको n1 मानना है, तो ऐसा लिख सकते हो n2 - n1 + 1C2, ठीक है। लाइक n अगर इसमें तुम लिख रहे हो ना NC2, तो n क्या होना चाहिए, टोटल पॉसिबल एनर्जी लेवल फ्रॉम n1 to n2। तो यही सारी चीज़ें होती हैं लाइक ये मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में, क्योंकि वो जो सेकंड पार्ट होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है। तो मेनली इधर से ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं तक अपन रखेंगे एंड इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नी गल सुन ले चंडीगढ़ वाली तेरा हुस्न तिखी तलवार जट्टा पिंडिया मूसा सुनी दा।